ये कहानी मर्मेड्स और ह्यूमंस की है, जहाँ पे मर्मेड्स जो होते हैं वो समंदर के अंदर रह रहे होते हैं और उनका ह्यूमन से कोई लेना देना नहीं होता। और ह्यूमंस को तो काफ़ी ह्यूमंस को तो पता भी नहीं होता कि मरमेड जैसी कोई चीज़ होती भी है। अब हम जाते हैं इस कहानी के स्टार्टिंग में। तो कहानी के शुरुआत में एक जलपरी होती है जो एक बॉल के सामने बैठी हुई होती है। ये कोई आम बॉल नहीं होता, ये एक क्रिस्टल बॉल होता है। क्रिस्टल बॉल मरमेड्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल बॉल है ये मरमेड्स को उनका भविष्य बताता है और अपना भविष्य देखने के लिए ही ये मरमेड वहाँ पे बैठी होती है। तो उसे क्रिस्टल बॉल बताता है कि इसकी शादी एक ह्यूमन से होने वाली है। तो उस ह्यूमन की इमेज देखने के बाद उस मरमेड को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि वो एक जलपरी है और वो पानी में रहती है और उसका एक ह्यूमन के साथ रिलेशनशिप में आना ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात होती है। बट जैसे कि सारी मरमेड्स को लगता है कि क्रिस्टल बॉल्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो इसीलिए वो एक बारी को सोचने लग जाती है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो उसे पसंद नहीं करती। इसलिए ये इस कहानी पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये एक ऐसी जलपरी होती है जो अभी तक इंसान भी नहीं बनी होती। आगे उसके बाद क्रिस्टल बॉल उसे बताता है कि यही उसका फियांसे बनने वाला है और उसे उसका सच्चा प्यार इसी इंसान से मिलेगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कैरेक्टर्स का और इसके अंदर जो जो मैजिकल पावर्स हैं उसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। तो इस कहानी में एक्चुअली जो मेन लड़की है उसका नाम होता है मिंजू, और मिंजू 18 साल की होती है। ये एक रेयर वाइट टेल्ड मरमेड होती है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है, बट इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका सेंस ऑफ जस्टिस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसे क्यूट चीज़ें पसंद होती है, बट ये एरोगेंट भी होती है। दूसरी तरफ क्रिस्टल बॉल में जो लड़का दिखाया था वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है जियांग चेन। ये अभी 23 साल का होता है और ये फैशन डिज़ाइनर होता है और इसका एक्चुअली में एक अपना क्लोथ का शॉप भी होता है और इसे सब लोग फ्लर्टिंग मास्टर भी बुलाते हैं। इसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होता है, बट एक्चुअल में ये इतना इनोसेंट नहीं होता। और जहाँ तक फैशन डिज़ाइनिंग की बात है, ये कोई आम डिज़ाइनर नहीं होता। ये जो कपड़े बनाता है उसके अंदर मैजिकल पावर्स होती हैं, इसलिए इसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते होते हैं डिज़ाइनिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोई टीयर बॉक्स हो गया। ये जो आप सामने देख रहे हो इस वक्त, ये एक टीयर बॉक्स है। टीयर बॉक्स एक्चुअली एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मरमेड्स के टीयर्स होते हैं, जिनमें फ्यूचर बताने की काबिलियत होती है। और अगर ये टीयर बॉक्स किसी रॉन्ग हाथ में चला जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत अलग होते हैं। फिर हम बात करते हैं एक स्केल यान की। स्केल यान जो होता है एक कपड़ा होता है, एक मैजिकल कपड़ा होता है जो मर्मेड्स अपने मैजिकल पावर्स यूज़ करके बनाते हैं। और ये जो कपड़ा वो बनाते हैं, जब ये उन्हें पहनते हैं तो उनके 2 पैर निकल आते हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट ये है कि वो लोग ह्यूमन बन जाते हैं। उसके बाद आता है एक ट्री ब्रांच पेन। ये जो पेन होता है ये एक्चुअल में एक बहुत ही ज़्यादा बड़े पेड़ की एक छोटा सा पार्ट होता है और इसको एक्चुअल में पेन से अटैच करते हैं और इस पेन से जब कोई लिखता है तो उसके जो मैजिकल पावर्स होते हैं वो लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इस कहानी में स्पेशल हाईलाइट ये है कि इस कहानी में कॉस्ट्यूम्स और सब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, बट इसके हर कॉस्ट्यूम्स के पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई मिस्ट्री है। तो चलो हम देखते हैं इस कहानी में अब आगे क्या क्या होगा, क्योंकि क्रिस्टल बॉल ने तो एक्चुअल में बोल दिया है कि इस वाइट मरमेड की शादी, मतलब मिंजू की शादी जियांग से होगी। जियांग एक इंसान है और उसकी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अलग है और इसकी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो देखते हैं ये दोनों क्या सच में क्रिस्टल बॉल के हिसाब से फ्यूचर में शादी करेंगे या फिर क्रिस्टल बॉल में कोई फॉल्ट आ गया है और वो उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मिंजू को जब पता चलता है कि उसकी शादी एक ह्यूमन से होने वाली है तो
उस क्रिस्टल बॉल की बातें उसे बेतुकी लगने लगती है और वो उन पे बिलीव नहीं करती है। फिर उसके बाद क्रिस्टल बॉल उसे ये भी बताता है कि वो अभी उसको एक एग्ज़ाम्पल देगा जिसके बाद उसे समझ आ जाए कि कैसे ह्यूमंस मरमेड से शादी करने में सफल हो सकते हैं या फिर उनकी शादी हो सकती है। तो एग्ज़ाम्पल देने के लिए वो एक छोटी सी कहानी बताती है जहाँ पे एक आदमी होता है और बहुत साल पहले एक वाइट जलपरी भी होती है, उसी की जैसी होती है। तो उसमें वो कहानी में क्रिस्टल बॉल बताता है कि बहुत साल पहले जब मछुआरों ने एक वाइट जलपरी को पकड़ा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी उस टाइम पे भी और इस टाइम पे भी है। तो मछुआरों को पकड़ने के बाद वहाँ पे एक इंसान आता है जो उस जलपरी को बचाता है और उस जलपरी को बचाने के बाद वो जो जलपरी होती है वो उसको थैंक यू कहने के लिए या फिर उसको रीपे करने के लिए उस इंसान को एक स्केलियन बना के देती है। स्केलियन तो हमने देखा है कि मरमेड जो होती हैं वो अपने पावर्स से बनाती हैं। तो ये जो स्केलियन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मैजिकल पावर्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। और इसके ये सब क्वालिटी के बाद भी वो जो इंसान होता है जिसने उसकी हेल्प की होती है वो उसको बेच नहीं पाता क्योंकि एक्चुअल में उसे कोई ख़रीद नहीं रहा होता है क्योंकि सबको लगता है कि वो एक सिंपल सा कपड़ा है और इसके अंदर कोई मैजिकल पावर्स नहीं है। जबकि कोई उसे ख़रीद नहीं रहा इसलिए वो आदमी सोचता है कि उसे इस कपड़े से कुछ बना लेना चाहिए और वो इसीलिए वो जो मरमेड होती है उसके लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बना देता है और उस मरमेड को भी उस ड्रेस की इम्पोर्टेंस तब पता नहीं होती है। और वो ड्रेस बनाने के बाद जब वो इंसान उस मरमेड को वो ड्रेस गिफ्ट करता है तो उसके बाद वो मरमेड उसे ड्रेस पहन के दिखाती है और ड्रेस पहनने के बाद अचानक उस जलपरी के पैर निकल आते हैं और वो सडनली ह्यूमन बन जाती है। ये देखने के बाद उस इंसान को उस जलपरी से प्यार हो जाता है और उस जलपरी को भी उस इंसान से प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों खुशी से रहने लगते हैं क्योंकि अब वो भी कभी भी इंसान बनने के लायक हो जाती है। और ये कहानी जब क्रिस्टल बॉल बता रहा होता है तब भी मिंजू को इस कहानी पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, वो अभी भी उस कहानी पे शक करने लग जाती है। फिर आगे उसे क्रिस्टल बॉल बताता है कि उसका जो फ्यूचर फियांसे है या फिर उसका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा वो कैसे दिखता है। तो वो और एक इमेज रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पे उस इंसान के हाथ में एक बॉक्स होता है और वो जो बॉक्स होता है वो मरमेड्स को बिलोंग करता है। फिर उस इंसान के हाथ में वो बॉक्स देख के मिंजू थोड़ा सा हैरान हो जाती है क्योंकि वो जो बॉक्स होता है वो मरमेड्स को बिलोंग करता है। उसके बाद क्रिस्टल बॉल जो है उसकी उस पर्सन की इमेज और ज़्यादा जूम करके दिखाता है। फिर भी मिंजू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप से कहती है मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि ये ह्यूमन है और इसके बारे में मैं अभी तक कुछ भी नहीं जानती हूँ। फिर क्रिस्टल बॉल में अपना भविष्य देखने के बाद मिंजू इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और गुस्सा हो जाती है कि उसके एक्सप्रेशंस से आजू बाजू में जो मरमेड्स होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं। उसके साइड में वहाँ पे जब वो भविष्य देख रही होती है तभी वहाँ पे 2 मरमेड्स आ जाते हैं। वो लोग एक्चुअली मिंजू के भाई बहन होते हैं। फिर मिंजू को इतना गुस्से में देख के उसका भाई उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्रिस्टल बॉल ने उसको क्या बताया। तो मिंजू कहती है कुछ नहीं, ये बस बकवास कर रहा है, मुझे इसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर उसके भाई बहन आपस में डिस्कस करने लगते हैं जहाँ पे उसका भाई बोलता है कि ब्लैक क्रिस्टल तो कभी झूठ नहीं बोलता है, इसमें जो बताया जाता है वो हमेशा सच होता है और ये अपने फ्यूचर को लेके कभी भी गलती नहीं करता। तो फिर इसका रिएक्शन ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्या देख लिया होगा। फिर उसके बाद में उसकी जो सिस्टर होती है वो बोलती है मुझे मत कहना कि इसने अपना अरेंज मैरिज देखा होगा क्योंकि ये जब छोटी थी तब से इसको अरेंज मैरिज से नफ़रत है। फिर ये बोलने के बाद मिंजू बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि एक ह्यूमन से शादी करना ये पॉसिबल ही नहीं है
और उसको इससे ज़्यादा इस बात से प्रॉब्लम हो रही होती है कि उसके हाथ में वो जो बॉक्स होता है वो मरमेड्स का होता है और वो किसी भी हालत में उस बॉक्स को लेना चाहती है। और साइड बाय साइड वो सोच रही होती है कि ये जो क्रिस्टल बॉल है वो एक्चुअल में शायद पुराना हो गया होगा, इसलिए उसको फ्यूचर बताने में दिक्कत हो रही है और ये फ्यूचर तो उसका हो ही नहीं सकता और उसका फ्यूचर कुछ और होगा जिसे कवर करने के लिए क्रिस्टल बॉल उसे कोई भी कहानी बता रहा है। ये सब जब वो सोच रही होती है तभी वो अपने मैजिकल पावर्स से स्केलियन बनाने लगती है और उसको बनाते बनाते, क्योंकि ये अभी तक 18 साल की हो चुकी होती है और उसे अब समझ आता है कि इस एज पे आने के बाद ये स्केलियन बना सकती है और उसको पहन भी सकती है, जिसके बाद ये ह्यूमन बन जाएंगी और ये ज़मीन पे जाने के बाद उसे पता चलेगा कि एक्चुअल में वो बॉक्स ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब वो अपना स्केलियन बना लेती है उसके बाद वो वहाँ पे किनारा ढूंढ रही होती है जहाँ पे जाके वो ह्यूमन बनने के बाद चलना चालू कर सके। वो जिस समंदर में होती है उस समंदर के पास में एक आइलैंड होता है जिसका नाम मून डस्ट होता है। मून डस्ट आइलैंड पे जियांग भी रहता है और मिंजू जब जल परी से इंसान बन जाती है तो वो किनारे पे आ जाती है और किनारे पे आने के बाद वो चलने लगती है और चलने का जब ट्राई करती है तो एक ही स्टेप में वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो अभी अभी ह्यूमन बनी होती है। उसके बाद गिरने के बाद वो सोचती है कि पता नहीं ह्यूमंस कैसे चलते हैं, वो अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं इन दो पैरों पे, उसे लगता है। और वो ये भी सोचने लगती है कि उसे वापस समंदर में चली जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे तो चल ही नहीं पाएगी, बट एक्चुअल में वो वापस नहीं जाती। जब वो किनारे से थोड़ा सा आगे जाती है तो वहाँ पे उसे एक स्टोर दिखता है। फिर वो स्टोर के अंदर चली जाती है और वहाँ पे एक टेबल होता है, उस टेबल का चेयर पे वो बैठ जाती है। तभी वहाँ पे दो लड़के भी आने लगते हैं। वो दो लड़के अगर हम लोग देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा तुरंत कि उसमें से एक जो इंसान है वो जियांग है और दूसरा जो इंसान है वो उसका दोस्त है। जब मिंजू उन दोनों को देखती है तो उसका थॉट ये होता है कि अच्छा तो ह्यूमंस ऐसे होते हैं। फिर वो जब जियांग की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि उसने उसे कहीं पे तो देखा हुआ है बट उसको एग्जैक्टली याद नहीं आता कि वो जियांग ही है, तो वो इतना ध्यान नहीं देती। बट वो जियांग की आंखें देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर उसके बाद जियांग और उसका दोस्त आपस में बात करते हुए उसके पास आने लगते हैं। तो उसका दोस्त जो होता है वो जियांग को कहता है कि इतने साल हो गए बट खाने को लेके तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। फिर उसके बाद जियांग उससे कहता है और तुम्हारे बारे में भी तो सेम ही है, तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी मेरे खाने को लेके कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। फिर उसके बाद उसका दोस्त उससे पूछता है कि हाँ ये तो बात सही है बट मुझे सीरियसली बताओ, तुमने ये स्टोर ओपन करने का कैसे सोचा, वो भी इस आइलैंड पे। फिर उसके बाद जियांग उसे बताता है कि 2 साल पहले उसने कंपटीशन जीता था जहाँ पे उसको अवार्ड के साथ में एक स्पॉन्सरशिप भी मिली थी, जिससे उसने सोचा था कि वो एक पब्लिक फिगर से नॉर्मल लाइफ जिए क्योंकि जब वो पब्लिक फिगर होता है तो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ और स्कैंडल्स और गॉसिप्स होने लगती हैं जो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और उसका ये मानना होता है कि उसको अपनी लाइफ पीसफुली एक किसी तो स्टोर में या फिर किसी बिजनेस के थ्रू काम करके गुजारनी है। फिर उसके बाद उसका दोस्त उसे कहता है बट मुझे नहीं लगता तुम्हें लोगों की बातों से कोई फ़र्क पड़ता भी है। फिर उसके बाद जियांग कहता है हाँ, मुझे तो एक्चुअल में लोगों की बातों से एलर्जी है। फिर उसके बाद में जियांग उसे बताता है कि उसके फादर ने उसे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब शेल दिया है जो कि उसे बहुत ही वियर्ड लगता है। फिर उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुमने ये मुझे पहले बताया था। फिर उस शेल के बारे में सुनने के बाद मिंजू बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाती है और वो जो कॉफ़ी पी रही होती है वो उसे थूक देती है और वो उसे जियांग की शर्ट पे थूकती है जिससे उसके शर्ट पे बहुत ही गंदा दाग बैठ जाता है। ये देख के मिंजू बहुत ज़्यादा डर जाती है बट
जियांग को गुस्सा नहीं आता और वो वहाँ से नैपकिन निकाल लेता है और मिंजू के मुंह पे जो कॉफ़ी गिरी होती है या फिर लगी होती है उसको साफ करने लगता है और कहता है कोई बात नहीं, बट ये ड्रिंक तुम्हें मेरी तरफ से। फिर उसके बाद उसका दोस्त कहता है देखो अभी फिर से चालू हो गया। फिर उसके बाद मिंजू सोचने लगती है और अपने आप से कहने लगती है अभी मुझे याद आया, मैंने इसे कहीं पे तो देखा हुआ था। इसे तो मैंने ब्लैक क्रिस्टल बॉल में देखा हुआ था। इसकी आंखें देख के मुझे अभी याद आया, बट भूल जाओ। ये बोल के मिंजू वहाँ से तुरंत उठ जाती है और चलने की कोशिश करती है, बट जबकि वो नई नई ह्यूमन बनी होती है उसको चलना बिल्कुल भी नहीं आता और वो गिरने लगती है। बट जियांग उसे पकड़ लेता है। जियांग को अपने इतने पास देख के वो इतनी डर जाती है कि वो कहती है बिग ब्रदर मुझे माफ कर देना, गुड बाय। ये बोल के वो वहां से भाग जाती है। बट जियांग कहता है ये कितना रूड था, ऐसे कौन बिहेव करता है। फिर उसके बाद जियांग अपने स्टोर पे बैठा हुआ होता है और जैसे ही रात हो जाती है वो अपने स्टोर को लॉक कर देता है, क्लोज कर देता है और वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ मिंजू इसी चीज का वेट कर रही होती है कि कब वो दरवाजा लॉक करे और यहाँ से चला जाए और कब वो अपना बॉक्स ढूंढे। जियांग के जाने के बाद मिंजू उस स्टोर के अंदर देखती है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्रेसेस होते हैं। उन ड्रेसेस को देख के उसे लगता है कि ज़रूर उसने वो बॉक्स यहाँ पे छुपाया होगा, क्योंकि वो उसे वहाँ पे उस बॉक्स की मैजिकल एनर्जी फील हो रही होती है। ये सब सोच के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है कि फाइनली उसे वहाँ पे उसका जो लैक्रिमल बॉक्स था वो मिल जाएगा। फिर वो उस स्टोर के अंदर चली जाती है और वहाँ पे उस बॉक्स को ढूंढ रही होती है, बट उसको मिल नहीं रहा होता। बट वो एनर्जी उसे अभी भी वही फील हो रही होती है। उस बॉक्स को ढूंढने के चक्कर में वो सारे कपड़े गिरा देती है। फिर वो एक जगह पे जाके डिसअपॉइंट होके बैठ जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि वो बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि जियांग ने उसे कहीं पे छुपा तो नहीं दिया, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वो उसे वहाँ पे ढूंढने के लिए आई है। बट तभी वो जब अपने हाथ ज़मीन पे रखती है तो उसे कारपेट के नीचे कुछ फील ही नहीं होता। तो उसे लगता है कि वहाँ पे कुछ तो होगा। फिर जब वो कारपेट हटा के देखती है तो वहाँ पे एक सीक्रेट स्टेयर्स होते हैं, जिन्हें देख के उसे लगता है कि ज़रूर उसने वहीं पे छुपाया होगा। और जैसे ही वो कारपेट हटाती है उसको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आने लगती है। फिर वो उन सीढ़ियों से नीचे चली जाती है तो वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है और वो दरवाज़ा आधा खुला होता है। उस दरवाजे को आधा खुला देख वो दरवाज़ा ओपन करती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के एंटर करती है तो वहाँ पे एक नीचे रेड कलर की लेज़र वाली लाइट होती है और उस लाइट को जैसे ही वो पास करती है जियांग के फ़ोन पे एक अलर्ट बजता है और जियांग उसे देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि उसके सीक्रेट कमरे में किसी ने तो एंट्री की है। दूसरी तरफ जब मिंजू वहाँ पे जाती है तो उसे वहाँ पे बहुत ही कमाल के ड्रेसेस दिखते हैं। अब मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं समझ सकती हूँ उसका रिएक्शन क्या होगा। वो सारी ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती हैं और ये देख के मिंजू की आंखों में भी एक अलग चमक आ जाती है। बट तभी उसकी नज़र उसके बॉक्स पे पड़ती है और उसे वो बॉक्स दिख जाता है और बॉक्स को देखने के बाद तुरंत वो उसे अपने हाथ में ले लेती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी खुशी में वो बॉक्स खोल देती है चेक करने के लिए कि उसका जो सामान है वो सही सलामत है या नहीं। तो जैसे वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बाहर आती है और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस होने लगती है और वो ज़मीन पे धीरे धीरे गिरने भी लगती है। फिर उसके बाद जियांग वहाँ पे आ जाता है और जियांग को उसका जो सीक्रेट कमरा होता है उसका डोर खुला हुआ दिखता है और वो देख के वो सोचने लगता है कि इतनी सारी लाइट इस डोर से बाहर आना पॉसिबल ही नहीं है। फिर दूसरी तरफ जैसे जैसे वो एनर्जी बाहर आने लगती है उस बॉक्स से, वैसे ही उसे बहुत ही ज़्यादा
चक्कर आने लगते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाती है और ज़मीन पे गिरने के बाद वो अपने मरमेड वाले रूप में आ जाती है, मतलब वो वापस से जल परी बन जाती है। दूसरी तरफ ज़ियांग वहाँ पे आ जाता है और वो उसे देख लेता है और उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अभी-अभी एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और रेयर व्हाइट मरमेड देखी होती है। अब व्हाइट मरमेड को देख के ज़ियांग का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो बाकी मछुआरों की तरह उसे बेचने का सोचेगा या फिर वो उसके प्यार में गिर जाएगा या फिर मरमेड को भी उससे प्यार हो जाएगा? जैसे कि क्रिस्टल बॉल ने कहा था कि इन दोनों का लव स्टोरी किसी भी टाइम पे चालू हो सकता है। तो ये सब देखने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना। Thank you everyone once again. See you in the next video. Bye bye. Take care.